नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल। वक्त हो चला है बुलेटिन का। अगले आधे घंटे में आपको देश दुनिया कोरोना अपडेट्स और साथ ही साथ मार्केट और कारोबार से जुड़े अपडेट्स भी देंगे। 40 खबरों का पावर पैक बुलेटिन फटाफट अंदाज में आइए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स ने कहा है कि भारत के पास इतनी क्षमता है कि वो पूरी दुनिया के लिए राजस्थान हाईकोर्ट में सचिन पायलट की याचिका पर सुनवाई टल गई है। हाईकोर्ट ने सचिन पायलट की मांग को स्वीकार करते हुए उन्हें नई याचिका दायर करने की अनुमति दे दी है। अब मामले की सुनवाई डबल बेंच करेगी। आपको बता दें कि राजस्थान कांग्रेस की ओर से बागी विधायकों को अयोग्यता नोटिस भेजे जाने के खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कोर्ट में सचिन पायलट की ओर से वकील हरीश साल्वे ने बहस शुरू की। उन्होंने कहा कि सदन से बाहर हुई कार्रवाई के लिए अध्यक्ष नोटिस जारी नहीं कर सकते। फिलहाल सुनवाई टल गई है। सचिन पायलट सहित 19 विधायकों को राजस्थान विधानसभा स्पीकर की ओर से बुधवार को नोटिस भेजा गया था। पाकिस्तान ने आखिरकार अपनी जेल में बंद भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव से मिलने के लिए दूसरी बार भारत को काउंसलर एक्सेस दे दी है। सूत्रों के मुताबिक इसके बाद इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग के अधिकारी वकीलों के साथ पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय पहुंचे। दरअसल पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कल देर शाम कुलभूषण जाधव को मौत की सजा के खिलाफ अपील करने की अनुमति दे दी थी। जाधव को अप्रैल 2017 में पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। इसके कुछ हफ्ते बाद भारत ने जाधव को लेकर आईसीजे का रुख किया था। लद्दाख में भारत चीन के बीच टकराव बढ़ने की खबर है। दोनों के बीच कोर कमांडर स्तर की बातचीत में हॉट स्प्रिंग इलाके में बचे हुए सैनिक पीछे हटने पर सहमति हुई थी, लेकिन फिंगर 4 इलाके में पीछे हटने पर चीन ने इनकार किया है। इस बीच एलएसी पर सेना का बयान आया है। सेना ने कहा है कि भारत और चीन के बीच सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर बातचीत जारी है और तनाव कम करने के लिए दोनों देशों के बीच कमांडर स्तर की बातचीत भी। सेना ने कहा है कि एलएसी पर शांति के लिए दोनों देश प्रतिबद्ध हैं। तनाव कम करने के लिए दोनों देशों के बीच आगे की बातचीत जारी रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी 17 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र को संबोधित करेंगे। संयुक्त राष्ट्र की 75वीं सालगिरह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संबोधन होगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की जीत के बाद पीएम मोदी का ये पहला भाषण होगा। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा को पिछले साल सितंबर में संबोधित किया था। तब उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी से आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया था। राजीव गांधी फाउंडेशन और राजीव गांधी ट्रस्ट को लेकर गृह मंत्रालय की कमेटी ने यूपी और हरियाणा के मुख्य सचिवों को चिट्ठी लिखी है। कमेटी ने इन दोनों राज्यों से कहा है कि वो इन दोनों संगठनों से जुड़े जमीन का ब्यौरा दें। सूत्रों के मुताबिक कमेटी कुछ और राज्यों से जानकारी जुटा रही है। कमेटी ने यह भी जांच करने की कोशिश की है कि जवाहर भवन की जमीन को किस आधार पर राजीव गांधी फाउंडेशन को ट्रांसफर किया गया। दिल्ली के रायसीना रोड पर बने जवाहर भवन को राजीव गांधी फाउंडेशन में बदला जा चुका है। सूत्रों के मुताबिक जवाहर भवन की जमीन को मुफ्त में राजीव गांधी फाउंडेशन को दे दिया गया। कोरोना वैक्सीन को लेकर उम्मीद की किरण जगी है। ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोरोना वैक्सीन इंसानों पर पहले टेस्ट में पास हो गई है। इंसानों पर किए गए ट्रायल में पाया गया कि उनमें वायरस के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी है। ट्रायल में सकारात्मक रिजल्ट आने के बाद वैक्सीन के बाजार में सितंबर तक आने की उम्मीद है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका कंपनी मिलकर वैक्सीन पर काम कर रहे हैं। हालांकि कुछ और कंपनियों ने भी कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू किया है। देश में कोरोना रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड 32,690 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। इस दौरान 600 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही देश में कुल मरीजों का आंकड़ा 9,68,800 के पार पहुंच गया है। अब तक 24,900 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। राहत की बात यह है कि अब तक 6,12,800 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। एक्टिव केस अब 3,31,000 से कुछ ज्यादा है। देश में टेस्टिंग की रफ्तार बढ़ाई गई है। अब तक 1,27,39,490 सैंपल्स का टेस्ट किया जा चुका है।
बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए नीतीश सरकार ने राज्य में एक बार फिर से कंप्लीट लॉकडाउन लगा दिया है। ये लॉकडाउन आज से शुरू हो गया है, जो 15 दिनों तक रहेगा। 31 जुलाई तक के लॉकडाउन में सरकार ने कई सेवाओं पर रोक लगाई है। लॉकडाउन के मद्देनजर राजधानी पटना में प्रशासन ने कई जरूरी कदम उठाए हैं। कंटेनमेंट जोन में विशेष सख्ती बरती जाएगी और इन इलाकों में केवल इमरजेंसी सेवा से जुड़े वाहन ही चलेंगे। माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स ने कहा है कि भारत के पास इतनी क्षमता है कि वो पूरी दुनिया के लिए कोविड-19 की वैक्सीन बनाकर उसे सप्लाई कर सके। उन्होंने कहा कि भारतीय दवा उद्योग सिर्फ अपने देश के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए वैक्सीन बनाने की क्षमता रखता है। बिल गेट्स ने कहा कि भारत में कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण काम हुए हैं। सिर्फ वैक्सीन बनाने को लेकर ही नहीं बल्कि कोरोना से जुड़े रिसर्च में भी भारतीय वैज्ञानिक और दवा कंपनियों ने दुनिया की काफ़ी मदद की है। दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित तबलीगी जमात मामले में साकेत कोर्ट ने करीब 275 से ज्यादा विदेशी जमातियों को सजा सुनाई है। इन विदेशी जमातियों को टेरराइजिंग कोर्ट यानी एक दिन कोर्ट रूम में खड़ा रहने की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही इन सभी विदेशी जमातियों पर 5 से 10 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। विदेशी जमातियों ने कोर्ट के सामने अपनी गलती मानी और कबूल किया कि उनसे कोरोना महामारी के नियमों की अवहेलना हुई। इतना ही नहीं, फॉरेन एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और आईपीसी की कई धाराओं की अवहेलना हुई। ये सभी विदेशी जमाती चीन, नेपाल, इंडोनेशिया, फिजी और बाकी अन्य देशों के मरकज में शामिल होने के लिए जो भारत में हुआ था, यहाँ आए थे। बात मार्केट और कारोबार की, तो वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार ने फिर तेजी दिखाई है। शॉर्ट कवरिंग के चलते निफ्टी और सेंसेक्स दोनों 1% से ज्यादा की तेजी पर बंद हुए। कल की तरह आज भी आईटी इंडेक्स ने बाजार को मजबूती देने का काम किया। आज इन्फोसिस के नेतृत्व में आईटी इंडेक्स 3% से ज्यादा की तेजी पर बंद हुआ। फार्मा शेयरों में भी आज अच्छा कारोबार हुआ। आज सेंसेक्स 420 अंक और निफ्टी 122 अंक चढ़कर बंद होने में कामयाब रही। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर चिंता, डॉलर की मजबूती के चलते रुपए में गिरावट जारी है। आज रुपया 3 पैसे गिरकर 75.18 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। हालांकि घरेलू शेयर बाजारों में तेजी से रुपए को कुछ समर्थन मिला और इससे नुकसान को सीमित किया। आज रुपया 75.23 प्रति डॉलर पर खुला और अंत में 75.18 प्रति डॉलर पर आ गया। ये पिछले दिन की तुलना में 3 पैसे नीचे है। इस बीच 6 प्रमुख मुद्राओं के बास्केट में डॉलर सूचकांक 0.06% बढ़कर 96 से ज्यादा हो गया है। कोरोना संकट ने एयरलाइंस इंडस्ट्री की कमर तोड़ दी है और इस आईएमएफ यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कोरोना को लेकर चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि उचित सरकारी सहायता नहीं मिली तो इस साल एमएसएमई के दिवालिया होने की दर 3 गुना बढ़ सकती है। आईएमएफ ने कहा कि अगर ऐसा होता है तो आर्थिक रिकवरी और वित्तीय अस्थिरता की समस्या बढ़ेगी। आईएमएफ ने 17 देशों के एनालिसिस के आधार पर चेतावनी जारी की है। आईएमएफ ने कहा कि इस साल एसएमई के दिवालिया होने की दर 12% तक पहुंच सकती है। कोविड-19 से पहले इस दर के 4% तक रहने का अनुमान जताया गया था। आईएमएफ के मुताबिक इसका सबसे ज्यादा असर सर्विस सेक्टर पर पड़ेगा। कोरोना संकट ने एयरलाइंस इंडस्ट्री की कमर तोड़कर रख दी है और खर्च घटाने के लिए एयर इंडिया ने अपने कुछ कर्मचारियों को बिना वेतन के 5 साल तक के लिए छुट्टी पर भेजने का फैसला किया है। ये फैसला ऐसे समय में किया गया है जब एयरलाइंस को बेचने की कोशिश हो रही है। एयर इंडिया के मुताबिक जरूरत कर्मचारियों की कार्यक्षमता और हेल्थ के आधार पर एक लिस्ट बनाएगी। इसी के आधार पर कर्मचारियों को बिना वेतन की छुट्टी पर भेजा जाएगा। एयर इंडिया में 11,000 स्थायी कर्मचारी हैं। आपको बता दें कि एयर इंडिया पर करीब 58,000 करोड़ रुपए का कर्ज भी है। पहले से संकट से जूझ रहे रियल एस्टेट सेक्टर को कोरोना और लॉकडाउन ने भारी नुकसान पहुंचाया है। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट नाइट फ्रैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान देश के 8 बड़े शहरों में रेजिडेंशियल यूनिट की बिक्री 10 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है।
वहीं इन शहरों में ऑफिस वैकेंसी 4 साल के निचले स्तर पर है। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल की पहली छमाही में देश के 8 बड़े शहरों में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के रेट में भारी कमी आई है। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा 7.5% की गिरावट कोलकाता में दर्ज की गई है और इस दौरान घरों की बिक्री 54% गिरी है। घरेलू उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए कंट्री ऑफ ओरिजिन पर सरकार की सख्ती रंगने लगी है। अमेजॉन ने सभी सेलर्स को 10 अगस्त तक प्रोडक्ट लिस्टिंग पर कंट्री ऑफ ओरिजिन का खुलासा करने को कहा है, यानी उन्हें यह बताना होगा कि सामान किस देश में बना है। अमेजॉन ने इस बारे में सभी सेलर्स को एक ईमेल भेजा है। इसमें सेलर्स को चेतावनी दी गई है कि अगर उन्होंने इस आदेश का पालन नहीं किया तो उनकी लिस्टिंग सस्पेंड की जा सकती है। आपको बता दें कि सरकार ने इसके लिए अभी तक समय सीमा कोई तय नहीं की है। सीमा पर जारी विवाद के बीच भारत सरकार ने चीन को एक और झटका दिया है। सरकार ने खेती बाड़ी में इस्तेमाल में होने वाले पावर टिलर और उसके कलपुर्जों के इंपोर्ट पर सख्ती बढ़ा दी है। डीजीएफटी ने इसके इंपोर्ट को मुक्त से प्रतिबंधित श्रेणी में डाल दिया है। किसी प्रोडक्ट को प्रतिबंधित श्रेणी में रखने का मतलब है कि इंपोर्टर को उसके इंपोर्ट के लिए लाइसेंस अब लेना होगा। टिलर एक कृषि मशीन है जिसका इस्तेमाल खेती के लिए जमीन तैयार करने के लिए किया जाता है। भारत बड़ी संख्या में चीन से टिलर पावर का इंपोर्ट करता है। अप्रैल जून की तिमाही में चीन की अर्थव्यवस्था में 3.2% की दर से बढ़ोतरी हुई है। इस तरह चीन कोरोना महामारी के प्रकोप से के बीच विकास करने वाली पहली इकॉनमी बन चुका है। पहली तिमाही में भारी गिरावट के बाद चीन के लिए ये अच्छे संकेत हैं और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को दशकों बाद गिरावट का सामना करना पड़ा था। ये गिरावट कोरोना महामारी की वजह से आई थी। H-1B वीजा नियमों में किए गए बदलावों के खिलाफ 174 भारतीयों के ग्रुप ने ट्रंप प्रशासन के खिलाफ मुकदमा दाखिल किया है। इस समूह में 7 नाबालिग भी शामिल हैं। इन नियमों के तहत 31 दिसंबर 2020 तक H-1B वीजा धारक न तो अमेरिका में प्रवेश कर सकता है और न ही उन्हें नया वीजा जारी किया जाएगा। ये मुकदमा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ कोलंबिया में दर्ज किया गया है। कोर्ट ने विदेश मंत्री माइक पोम्पियो, कार्रवाई गृह मंत्री चेड वोल्फ के खिलाफ नोटिस जारी किया है। भारतीयों का कहना है कि वीजा बैन से अमेरिकी अर्थव्यवस्था को झटका लगेगा। साथ ही ये जो प्रतिबंध है ये परिवारों को भी अलग कर देगा। लॉकडाउन में जी बिजनेस एक मुहिम शुरू की। छोटे लोन देने वालों की जो डिजिटल कंपनियों के लोन रिकवरी के तरीकों के खिलाफ हमने ये मुहिम चलाई। मुहिम का असर हुआ। आरबीआई ने एक्शन भी लिया, गाइडलाइंस भी बनाई, निर्देश भी जारी किए। हमें लगा कि आरबीआई के सर्कुलर के बाद इन कंपनियों के लोगों को डराना धमकाना बंद कर दिया है, इनका टॉर्चर खत्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब भी लोगों को कर्ज वसूली के नाम पर गालियां धमकियां मिल रही हैं। कई मामलों में हालात इतने बिगड़ गए कि लोग सुसाइड करने को मजबूर हो रहे हैं। इस गुंडागर्दी के खिलाफ ही हमने ऑपरेशन हफ्ता वसूली की दूसरी मुहिम शुरू की है। आप भी इस मुहिम पर अपनी राय दे सकते हैं। #ऑपरेशन हफ्ता वसूली ये है हमारा हैशटैग। इस पर आप अपनी राय जरूर दें। अयोध्या में राम मंदिर पर काम जल्दी शुरू हो सकता है। 18 जुलाई को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक होने जा रही है। ट्रस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भूमि पूजन के लिए समय मांगा गया है। उम्मीद जाहिर की जा रही है कि 3 अगस्त या 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन के लिए अयोध्या जा सकते हैं। भूमि पूजन की तैयारियों को देखने के लिए ट्रस्ट के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा अयोध्या पहुंचे हैं। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में बारिश का कहर जारी है। मंगलवार रात से लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर रखा है। मौसम विभाग ने पहले मुंबई को ऑरेंज अलर्ट में जारी किया था, लेकिन बाद में इसे अपग्रेड कर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। विभाग के मुताबिक अगले कुछ घंटों में जमकर बारिश हो सकती है। भारी बारिश के चलते मुंबई के निचले इलाकों में पानी भरने से ट्रैफिक पर असर पड़ा है। डीएमसी ने लोगों को जल जमाव वाले इलाकों में जाने से मना किया है। बिहार के गोपालगंज जिले में 1 महीने पहले ही 263 करोड़ की लागत से बने पुल का एक हिस्सा ढह गया। महीने भर पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 70 घाट महासेतु का उद्घाटन किया था। जिला प्रशासन का कहना है कि बाढ़ के पानी का ज्यादा दबाव के कारण पुल टूट गया।
इस पुल के टूटने से लोगों को लालछापर, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, बेतिया यहां जाने के लिए लंबा सफर तय करना होगा। महाराष्ट्र के पालघर में 2 साधुओं की हत्या के मामले में सीआईडी ने दहाड़ू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। सीआईडी की जांच में अफवाह को मुख्य वजह बताया गया है। मामले में अब तक 165 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में दाखिल चार्जशीट पर विश्व हिंदू परिषद ने ऐतराज जाहिर किया है। वीएचपी का कहना है कि पालघर मामले में चार्जशीट लीपापोती की कोशिश है। मामले में असली दोषियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। वीएचपी ने कहा है कि इस मामले पर हिंदू समाज की नजर है। इंसाफ नहीं मिला तो कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी। 16 अप्रैल 2020 को साधुओं की हत्या हुई थी। कानपुर एनकाउंटर में गैंगस्टर विकास दुबे की मददगार खाकी वालों पर बड़े एक्शन की तैयारी हो रही है। चौबेपुर थाना के निलंबित थाना अध्यक्ष विनय तिवारी और निलंबित बीट इंचार्ज के शर्मा को बर्खास्त किया जा सकता है। मुखबिरी करने और सूचना लीक करने के आरोप में एसओ विनय तिवारी और बीट इंचार्ज के शर्मा को गिरफ्तारी जो है वो पहले ही हो चुकी है, जिनको जेल भेजा जा चुका है। विनय तिवारी और के शर्मा पर बिकरू गांव मुठभेड़ में मुखबिरी करने का आरोप है। इस एनकाउंटर में 8 पुलिस वाले शहीद हो गए थे। कुछ दिन पहले सबसे पहले जी बिजनेस ने आपको बताया था कि नेटफ्लिक्स अपने 17 फिल्मों और वेब शोज का ऐलान जल्द करने वाला है। यही नहीं, हमने आधिकारिक का ऐलान से पहले ही आपको फिल्मों और वेब सीरीज की जानकारी भी दे दी थी। आज नेटफ्लिक्स ने इन फिल्मों और वेब सीरीज का आखिरकार ऐलान कर दिया। इसमें जानवी कपूर स्टार गुंजन सक्सेना की बायोपिक, अनुराग बासु की, अभिषेक बच्चन, आदित्य रॉय कपूर, राजकुमार स्टारर लूडो, संजय दत्त की तोरबाज, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और राधिका आप्टे की रात अकेली है समेत कुल 17 प्रोजेक्ट्स पर जो है वो लाइनअप कर दिया गया है और ये इसी साल रिलीज होंगी। बॉलीवुड रिलीज से जुड़ी जी बिजनेस की एक और खबर पर मुहर लगी है। कुछ दिन पहले हमने आपको जानकारी दी थी कि जानवी कपूर स्टार और गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल इंडिपेंडेंस डे वीक में रिलीज करने की तैयारी है और आज इसका आधिकारिक ऐलान हो भी गया। ये फिल्म इसी साल 12 अगस्त को रिलीज की जाएगी। फिल्म में जानवी के पिता की भूमिका में पंकज त्रिपाठी नजर आएंगे। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती लगातार ट्रोलर्स के निशाने पर हैं। रिया सोशल मीडिया पर मिल रहे नफरत भरे कमेंट्स और धमकियों से पर चुप थी, लेकिन अब उनके सब्र का बांध टूट गया। रिया ने लगातार मिल रही रेप और जान से मारने की धमकियों के प्रूफ के साथ एक पोस्ट लिखी है। मन्नू राउत नाम के ट्रोलर की डीपी में एक महिला की फोटो लगी हुई है जिसने रिया को मैसेज कर उन्हें रेप और मर्डर की धमकी दी है। रिया ने मामले में साइबर क्राइम पुलिस से मदद भी मांगी है। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद पिछले कुछ महीनों से लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने का बीड़ा उठा रहे हैं। इसके लिए हर तरफ उनकी तारीफ हो रही है। अब सोनू ने कोरोना वायरस महामारी में प्रवासी मजदूरों की मदद करने के पर एक अपने अनुभवों पर किताब लिखने का फैसला किया है। सोनू ने अपने अनुभवों और कहानियों को एक किताब की शक्ल देने का फैसला किया। उनका मानना है कि अनुभव उनके आत्मा में रच बस गए हैं और इस किताब के सहारे वो सभी लोगों के साथ रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस रेखा के सिक्योरिटी गार्ड के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद फरहान अख्तर के गार्ड भी इसकी चपेट में आ चुके हैं। हालांकि परिवार के लोग नेगेटिव हैं। दरअसल फरहान अख्तर रेखा के बंगले के बराबर में रहते हैं। रेखा का बंगला पहले से ही सील कर दिया गया है। इस पूरे इलाके को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। फरहान अख्तर के घर पे भी कंटेनमेंट का बोर्ड लगा दिया गया है। कुछ खबरें खेल की। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली के बड़े भाई स्नेहाशीष गांगुली का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। इसके साथ ही सौरव ने खुद को होम क्वारंटाइन कर लिया है। पूर्व क्रिकेटर स्नेहाशीष क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के जॉइंट सेक्रेटरी हैं। स्नेहाशीष की रिपोर्ट बुधवार देर शाम आई थी। सेहत और गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए सौरभ भी होम क्वारंटाइन में रह रहे हैं। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन यानी फीफा ने 2022 में होने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी कर दिया है। कतर में होने वाले वर्ल्ड कप 21 नवंबर से 18 दिसंबर तक होगा। ये पहला मैच 60,000 दर्शक क्षमता वाले अल बैत स्टेडियम में होगा। पहली बार फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन नवंबर दिसंबर में होगा। अभी तक ये जून जुलाई में होता है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष थॉमस बाक ने कहा है कि टोक्यो ओलंपिक तय समय पर ही होंगे। गेम्स पर कोरोना वायरस का कोई खतरा नहीं है। इस टूर्नामेंट में दर्शकों को भी एंट्री मिल सकती है। खिलाड़ियों से लेकर सभी की सुरक्षा के लिए जरूरी सुविधाओं पर काम किया जा रहा है। बता दें
कि टोक्यो ओलंपिक इसी साल 24 जुलाई से होने थे, लेकिन कोरोना वायरस के कारण इन्हें एक साल के लिए टाल दिया गया है। अब ये इवेंट अगले साल 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच होगा। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने सितंबर में होने वाले इंग्लैंड दौरे के लिए 26 सदस्यीय संभावित टीम घोषित कर दी है। ऑस्ट्रेलिया को इस दौरे पर वनडे और T20 सीरीज खेलनी है। इसका शेड्यूल अभी तय नहीं हुआ है। ऑस्ट्रेलिया टीम में ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल और ओपनर उस्मान ख्वाजा की एक साल बाद वापसी हुई है। मैक्सवेल और ख्वाजा ने पिछला वनडे जुलाई 2019 वर्ल्ड कप में खेला था। भारतीय टीम के पूर्व कोच गैरी कर्स्टन ने MS धोनी को लेकर बड़ी प्रतिक्रिया दी है। यूट्यूब पर एक शो में गैरी कर्स्टन ने कहा कि MS धोनी काफी प्रभावशाली शख्स हैं और वो काफी बेहतरीन लीडर हैं। एक कप्तान के तौर पर वो काफी शानदार रहे हैं, लेकिन सबसे खास बात यह कि वो काफी ईमानदार भी हैं।